माय डियर लर्नर्स, आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं ये आपका चैप्टर 11 है। इस चैप्टर के अंदर आपको जो टॉपिक मिलेगा या जो इसका टाइटल है, इसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन। तो इसके टॉपिक्स हैं, आज हम इसमें जो सब टॉपिक उठाने जा रहे हैं उसमें पहला जो हमारा सब टॉपिक होगा दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, their role, their significance and their emergence during the independence. दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा that will be the challenge before the democracy. प्यारे तलबा, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया जो 1947 में 15 अगस्त पे आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात कहें, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ थी जो उस वक़्त फ्रीडम स्ट्रगल में लगी हुई थी, जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट था उनके खिलाफ सफ आरा थे। जनरल पब्लिक को कैसे मोबिलाइज़ किया, जनरल पब्लिक को कैसे इस्तेमाल किया ताकि बरतानिया वालों को इस बात का पता चले कि लोगों के अंदर जो है रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गई है। अब लोग यहाँ पे विदेशी रूल जो है उसको नकार रहे हैं। तो इसमें सबसे अहम पार्टीज जो थी, सबसे मेन जो पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिसकी बुनियाद 1985 में 1885 ईस्वी में पड़ी थी, जिसकी बुनियाद H.O. ह्यूम जो कि एक अंग्रेज़ था उसने डाली थी। सबसे पहली पार्टी यही थी। ये लोकप्रिय पार्टी थी क्योंकि यह मुल्क के हर उस कोने कोने में मौजूद थी जहाँ पे लोग, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स में रह रहे थे, चाहे वो ब्रिटिश सुज़रैनिटीज़ में रह रहे थे। अब जो इंडिया यूनिफाई हो गया, अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अब जो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा था, अब जो स्टेट्स को इकट्ठे किया जा रहा था on the basis of their culture, on the basis of their language, on the basis of their जो geographical entity, अब उनको जो मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही वहाँ पे एक अहम रोल बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी को देखें, पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के हर एक हिस्से में मौजूद रहती है, जिनके पास उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए जो उनके ख्वाहिशात होती हैं, जो उनके जज्बात होते हैं, जो उनके जो मकासद होते हैं, जो अपने सोशल लाइफ को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अपने इकोनॉमिक लाइफ को वो ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, या जैसे अपने कल्चर को वो प्रमोट करना चाहेंगे, या अपने लैंग्वेज को वो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो इसमें जो सबसे अहम रोल अदा कर सकता है वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हर एक सोसाइटी के अंदर मौजूद होती हैं। कभी कभार ये जियोग्राफिकल एंटिटीज़ के अंदर जो लोगों के जो एहसासात होते हैं, लोगों के जो जज्बात होते हैं, लोगों की जो ख्वाहिशात होते हैं, उनको उजागर करने के लिए उनके पास जो नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनके पास उनके मामलात को जो आगे ले जाने की कोशिश कर सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कर सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी कभार रीजनल भी होती हैं, कभी कभार ये पार्टीज जो होती हैं नेशनल वाइड भी होती हैं। पूरे नेशन के अंदर जो पार्टीज होती हैं, वी कॉल दीज पार्टीज एज द नेशनल पार्टीज, एंड सम पार्टीज विच इमर्ज विद इन द स्टेट्स वी कॉल देम रीजनल पार्टीज। क्योंकि वही पार्टीज जो ऐसी पार्टीज होती हैं वो लोगों की जो ज़बान है, लोगों का जो कल्चर है, लोगों का जो रहन सहन है, उसके अंदर रहने वाले लोग, जो लोकप्रिय लोग होते हैं, जो वो करिश्मेटिक लोग होते हैं, जिनके पास सोचने की ज़्यादा सलाहियत होती हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में महारत रखते हैं, या जिनके पास एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, एक मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उस मैनिफेस्टेशंस को लेकर जो पार्टी आगे बढ़ती है, जिनके पास एक बाज़ाब्ता एम होता है, जिनके पास एक बाज़ाब्ता मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो को लेकर जाकर वो लोगों के जो मामलात होते हैं, लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के जिनके पास
वो सोच होती है, जिनके पास वो आइडियाज़ होते हैं, जिनके पास वो गुण होते हैं, जिनके पास वो स्किल होती है, जो उन इस एहसासात, जो उन जज्बात, जो उन प्रॉब्लम्स का इजाला करने के लिए सलाहियत रखते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बन जाता है और उन पार्टीज़ को हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। तो इसमें जो रीजनल पार्टीज़ भी होती हैं और इसमें नेशनल पार्टीज़ हैं। नेशनल पार्टीज़ आर दोज पार्टीज़ विच इमर्ज थ्रू आउट द नेशन एंड द रीजनल पार्टीज़ आर द स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप्स which organize or which emerge within the borders of a state. So यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक़्त हिंदुस्तान के आज़ादी के साथ साथ ही यहाँ पे जो लोगों के जो मामला थे, उसमें सबसे अहम मामला जो हमारा था उसमें यह कि सबसे पहला इशू जो था कि कैसे लोगों को पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया जाए, या उसमें दूसरा मामला जो था कि लोगों को कैसे डिफेंस फराहम किया जाए, या लोगों की जो सिक्योरिटी के खदशात हैं उनको कैसे काबू में लाया जा सके। और इसके अलावा एक ऐसी पार्टी जिसके पास ये विल पावर हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ एकोमोडेट करे, या अपने ये जो बाकी लोग हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके पास कितनी टॉलरेशंस हैं, इनके पास बर्दाश्त की कितनी हद है, उस हद को भी सामने रखा जाता है। तो यही सारे इशूज़ जो थे। और इसके अलावा जो उस वक़्त हिंदुस्तान में जो बहुत सारी ज़बानें बोली जाती थी, जो डायलेक्ट्स थे, या यहाँ पे जो कल्चर था, या यहाँ की जो कम्युनिटी थी, यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, उनको कैसे उजागर किया जाए। तो ये सारी पार्टीज़ जो हैं, पार्टीज़ ने मिलकर हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान ने चूज़ किया, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो इस वजह से हम पहले ये पार्टीज़ का रोल जो है ये हमने देखना ज़रूरी था। अब दूसरा इशू जो उस वक्त हमारे पास डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए था, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे देश थे जो उस वक्त एज कॉलोनीज थे, या जिनके पास जो विच वर गवर्नड बाय द इम्पीरियल पावर्स। अब इम्पीरियल पावर से आज़ाद होने के बाद बहुत सारे ममालिक ने, बहुत सारे देशों ने अपने वहाँ पे नॉमिनल डेमोक्रेसी शुरू कर दी। लेकिन हिंदुस्तान ने चाहा कि अगर अब हम इस मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं, जो हमने कोई 200 साल से ये बर्बरियत सही, जो हमने विदेशी रोल सहा, इसका इजाला अगर हो सके तो हमने बाज़ाब्ता एक ऐसी डेमोक्रेसी को इख्तियार करना होगा जिससे जो लोगों के जो एहसासात हैं, जो लोगों को आज तक जिस गुर्बत का सामना करना पड़ा, जो लोग आज तक इम्प्रूव नहीं हो सके, इनको इम्प्रूव करने के लिए सबसे अहम रोल जो था वो डेमोक्रेसी के ज़रिए ही हासिल हो सकता था। लिहाजा हिंदुस्तान ने सबसे पहले डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए अब अपना एक बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसके बारे में आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि अब बाज़ाब्ता एक कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनी। उस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में बहुत सारे मेंबर्स थे। वो मेंबर्स कैसे ड्राफ्ट को तैयार करते थे, वो जो लोगों को दरपेश जो मामला थे, उस वक्त लोगों के जो ख्वाहिशात थे, उन ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख कर लोगों के जो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो कल्चर था, तमाम कल्चर्स को, कल्चरल हेरिटेज को मद्देनज़र रख कर सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट को आगे ले जाने के लिए एक बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। अब 26 जनवरी 1950 से जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से होते ही हिंदुस्तान में एक इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। तो इंटरिम गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन जनवरी इन द मंथ ऑफ जनवरी 1950 उन्होंने कायम किया। और इस इलेक्शन कमीशन का जो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, हिज नेम वाज सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अब इसके हाथ में यह काम दिया गया कि मुल्क के अंदर जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, मुल्क के अंदर जितने भी बालिग लोग हैं, जिनका इंदराज, जिनको बाज़ाब्ता तौर इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए हक होना चाहिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम सुकुमार सेन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो सबसे पहले सुकुमार सेन ने ये जो रजिस्ट्रेशन का काम है, एनरोलमेंट का काम है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये पहले
कैसे इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को इसमें आमंत्रित किया जाए, कैसे लोगों को यह हक दिया जाए कि वो लोग अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कैसे चुनें। अब इसके लिए जो सुकुमार सेन ने काम शुरू किया तो उसके पास सबसे बड़ा मुश्किल काम उस वक्त ही था, क्योंकि मुल्क के अंदर जो रहने वाले लोग थे, जो एलिजिबल वोटर्स थे, जो 17 करोड़ के आसपास उस वक्त हमारे पास एलिजिबल वोटर्स थे, जिनके ज़िम्मे उस वक्त जो लोकसभा मेंबर्स की जो तादाद थी वो 489 थी, और जो हमारे एमएलएज की तादाद थी वो एमएलएज की तादाद भी 3200 के करीब थी। लिहाजा 17 करोड़ जो लोग थे इनको रजिस्टर करना, इनका बाज़ाब्ता जो इंदराज है वो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो लेकिन इसके साथ साथ जब यह काम शुरू किया गया तो उसमें तकरीबन 40 लाख के करीब जो औरतें थी जिनको बाय नेम ऑफ वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ के ज़रिए से लिखा गया, लेकिन उनके नाम इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल्स थे उनमें नहीं लाया गया। अब जब ये ड्राफ्ट तैयार हुआ तो ये ड्राफ्ट तैयार करने में भी इन्होंने थोड़ा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अब जब ये रिव्यू के लिए ये वाला भेज दिया गया तो इलेक्टोरल रूल्स को वापस भेज दिया गया ताकि लोगों में जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम उसमें शामिल किए जाएँ, ताकि इलेक्शन होल्ड करने में कहीं पे कोई परेशानी ना हो। अब जब ये सारा सिस्टम तैयार हो गया, इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो थी उस वक्त सिर्फ 17% जो लोग थे वही लोग लिटरेट लोग थे जो वोट डाल सकते थे, लेकिन बाकी लोग जो थे अनपढ़ थे। अब इस पूरे एक्सरसाइज को करने के लिए जो मुल्क के अंदर तकरीबन 3 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ट्रेंड किया गया ताकि वो लोगों को इस बारे में सिखाएं कि लोग कैसे अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें, और कैसे लोगों को कैसे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इस प्रोसेस के ज़रिए से कैसे लोग बाखबर रहेंगे। तो ये प्रोसेस जो सारा प्रोसेस था तो अक्टूबर 1951 तक तैयार हुआ। अब अक्टूबर 1951 से लेकर जो इलेक्शन था तो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब जो है इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, ये विद इन वन इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट्स डाले गए वो फरवरी 1952 में डाले गए। अब जब ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इन इलेक्शंस को सो वी रिगार्ड दीज इलेक्शंस द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952 because most of the elections were held in the month of the February 1952. अब जब वोट की काउंटिंग की बारी आ गई तो वोट की काउंटिंग के बारे में भी अब लोगों इसमें थोड़ा टाइम लग गया। जब टाइम लगा तो टाइम लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। अब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि अब हमने एक गवर्नमेंट को बनाना है। एक गवर्नमेंट बनाई गई तो इसमें सबसे अहम पार्टी जो थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्जड एज द लार्जेस्ट पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस उभर के आई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया। आपको ये बताते चलें कि ये जो उस वक्त डेमोक्रेसी जारी थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ उस वक्त थे, तो वहाँ पे जो इलेक्शंस होते थे उन इलेक्शंस में डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट था वो पनपा हुआ था। अब लोग वहाँ पे इलेक्शन को जानते थे कि इलेक्शन कैसे किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो उस वक्त इलिटरेट पॉपुलेशन थी, जो उस वक्त पुअर पॉपुलेशन थी, और इसमें भी बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए कि अब कैसे इलिटरेट लोगों को भी अंगूठा करना सिखाएं, कैसे इनको बैलेट पेपर पे वोट डालना सिखाएं, कैसे इनको सेक्रेट बैलेट के ज़रिए से वोट डालना सिखाएं। अब ये मामला जो कराया गया, अब उस वक्त जो बाहरी दुनिया के अंदर ये प्रोसेस जारी था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पहले तौर पे ये प्रैक्टिस किया गया। आपको ये भी बताते चलो उस वक्त बाहरी के दुनिया में या यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी औरतों को अभी जो वोट डालने का हक हासिल नहीं था, तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सरसाइज द इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर द वुमेन, जिसने औरतों को भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए से उनकी आइडेंटिफिकेशन कर दी। और तो उनकी एज जो उस वक्त 21 ईयर्स थी, चाहे वो मर्द थे या औरत थे, लेकिन अब
اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئی, اس میں مرد بھی شامل ہو گئے. تو پورے دنیا کے اندر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ دس از دا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ ویئر دا وومن ہیز آلسو گاٹ رائٹ ٹو ووٹ. یہاں پہ اب عورتوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا. اب جب عورتوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا, جو پہلا چیلنج تھا وہ الیکٹریسی کا تھا, اب دوسرا چیلنج جو تھا جو عورتوں کو بھی ووٹ دینے کا معاملہ تھا, یہ چیلنج بھی انڈیا نے عبور کر دیا. اور وہ چیلنج بھی انڈیا نے عبور کر دیا. اب ہندوستان نے سال 1952 میں اپنا پہلا الیکشن جو ہے یہاں پہ کروا دیا. تب سے لے کر آج تک ہندوستان کے اندر جو ہے ڈیموکریسی جو ہے پنپ رہی ہے, پھیل رہی ہے, ڈیموکریسی اپنا کام کر رہی ہے. تو یہی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اس ٹاپک پہ آج ہم نے کنسنٹریٹ کیا. کل ہم اس ایرا آف ون پارٹی کو لے کر جو انڈین نیشنل کانگریس ہے, اس کا جو رول ہے, جب 1952 سے لے کر 1967 تک اس نے لگاتار جو الیکشنز جیت لیے, سو دس ہیز بین دس ٹائٹل, دا ٹائٹل آف دا چیپٹر ہیز بین گیون ایرا آف ون پارٹی ڈومیننس. یہی انڈین نیشنل کانگریس کا وہاں پہ رول ہے. تو کل انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو. ٹل دین گڈ بائے.